Good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. So, class 8th, we are studying lesson number 1 in civics, and in lesson number 1 we are studying about the Constitution of India, जिसको हम लोग हिंदी में भारत का संविधान बोलेंगे. ठीक है, चलो. तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान ली है. इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन दिस पार्ट विल स्टडी अबाउट दी की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो मुख्य भाग हैं, क्या उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या खास बातें हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. चलो. सो टू स्टडी एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 304. चलो. सो लेट्स स्टार्ट. फेडरेशन. ओके, क्या लिखा है बच्चों? इंडिया इज़ अ फेडरेशन. This means that there is more than one level of government in the country. देखिए, फेडरेशन का अगर आप लोग एक एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हो तो फेडरेशन का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स. तो जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ प्लस 28 स्टेट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है? भारत देश बन जाता है, इंडिया एज अ होल बन जाता है. तो फेडरेशन मतलब कि दिस मीन्स दैट देयर इज़ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. और फेडरेशन को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ हमारे देश में क्या है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा है. अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आप लोग पढ़ोगे या फिर आप लोगों को क्लास 6-7 में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट, चूँकि हमारा देश बहुत पॉपुलेटेड नेशन है और इतना बड़ा देश को संचालित करने के लिए सिर्फ एक सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट होगा तो काम नहीं चलेगा. हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे बटी हुई है. पहला क्या हो गया आपका सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट लेवल का गवर्नमेंट और तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट. तो पहला जो सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट क्या होता है, वो पूरे इंडिया पर उसका राज होता है, वो पूरे इंडिया का एडमिनिस्टर करता है. स्टेट लेवल जो राज्य सरकारें होती हैं वो एक राज्य को उसको गवर्न करती हैं, और जो लोकल हमारा गवर्नमेंट है, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो मेनली आपका किस पे होता है, विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन सब चीज़ों पे वो गवर्न करते हैं. चलो. इन अदर वर्ड्स द एंटायर पावर इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर. तो हमारे देश में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है. सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि अब स्टेट को कुछ अलग अलग तरीके की पावर मिली हुई है, सेंटर को कुछ अलग अलग तरीके की पावर मिली हुई है. तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है. एक ही सरकार के अंडर में, एक ही सरकार के हाथ में सब कुछ, हम लोग सब कुछ नहीं दे देते हैं. फेडरेशन है हमारा देश, क्योंकि अगर हम एक ही सरकार के हाथ में, एक ही सेंटर को अगर सारी चीज़ पावर दे देंगे या फिर सिर्फ स्टेट को सारा पावर दे देंगे तो क्या होगा, मिसयूज़ करेगा अपने पावर का. इसलिए तो द गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स एंड द पंचायत्स वर्क फॉर द बेटरमेंट फॉर द पीपल. तो गवर्नमेंट जो है सेंटर पे, जो हमारे राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट और जो पंचायत है, वो हमारे सभी का काम क्या है, बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई करना. चलो. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश में जो पावर है सेंटर की और जो स्टेट राज्य सरकार की है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको क्लियरली डिफाइन किया गया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से लिखा है. इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स नेशन. बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस and diverse nature, it is practically impossible to rule the entire country efficiently from the capital of New Delhi. Hence, it has been divided into many smaller regions for efficient administration. The governments of various states make decisions for the people living within their boundaries. In other words, the decisions made by the government of a particular state affect the people residing in that state only. But the government at the center makes decisions for the people of the entire nation. Every state has autonomy in making laws on certain issues, whereas the issues which are of national concern such as defense and foreign affairs are tackled by the central government. अब आपको पता है बच्चों, हमारा देश जो है बहुत ही बड़ा देश है और एक डाइवर्स नेशन है. ठीक है, इंडिया के अंदर, इंडिया की सबसे खास बात यही है कि इट इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन. यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और इसके वजह से यहाँ पे अगर हम लोग ये चाहें कि सिर्फ जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है हमारा न्यू दिल्ली, वहाँ सब कुछ गवर्न कर लें पूरे देश को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है. जैसे कि अलग अलग राज्य की सरकारें हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, और उनकी अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं. जैसे कि हमारे जो यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हो,
ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ये क्या है, सब अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट अफेक्ट द पीपल रिसाइडिंग इन दैट स्टेट ओनली। तो अगर राजस्थान की राज्य सरकार कोई अगर डिसीजन लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उन्हीं पर वो डिसीजन को फॉलो किया जाएगा, अगर राज्य सरकार ले रही है तो। लेकिन अगर वही डिसीजन कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, केंद्र की सरकार लेती है, तो वो सिर्फ राजस्थान के लोगों पर नहीं लागू होगा, वो देश के हर एक कोने में जितने भी 28 राज्य हैं और 8 जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे लोग रहने वाले, मतलब पूरे देशवासियों के ऊपर ही वो लागू होगा, ठीक है। डिड यू नो में आ जाओ। सम सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट आर डिफेंस ऑफ द कंट्री, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो हमारे देश का जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें 3 तरीके की कैटेगरी लिस्ट है। एक हो गया आपका यूनियन लिस्ट, और एक हो गया स्टेट लिस्ट, और एक हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो वो मैटर्स होते हैं जो कि हमारी केंद्र सरकार डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर होता है जो कि हमारी राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन होता है, जो कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं। ये सब आपकी किताबों में नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ, शायद में भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए कि उस लिस्ट में से आप ये देख करके समझ सकते हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, उस लिस्ट में आप ये देख करके समझ सकते हो कि इस मैटर पे डिसीजन कौन लेगा। तो जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन लिस्ट में है, मतलब जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी, वो कौन कौन से हैं। रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, डिफेंस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, फिशिंग, फिशरीज़ अंडर बियॉन्ड द इंडियन वाटर्स, सेंसस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो ये सब अगर यूनियन एम्प्लॉयज़ के बीच में हो रहा है तो ये सब का जो डिस्प्यूट है और ये सब जो मैटर है, ये सब कौन डिसाइड करेगा। ये सब डिसाइड करने की पावर किसके पास है, इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो एज रिगार्ड्स पावर, it has already been mentioned that our constitution makes a clear demarcation between the powers and functions of the central and state government। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि भाई हमारे देश में जो पावर है उसका सेपरेशन है, उसको बांटा गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ओके। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरियस लिस्ट। देखो यहाँ पे आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वेरियस लिस्ट हैं जिसमें आपको हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द डिविजन ऑफ पावर बाय वे ऑफ 3 लिस्ट। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवीजन ऑफ पावर 3 लिस्ट के द्वारा बताई जाती है उसमें, जिसमें कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में हमने आप लोगों को बता ही दिया। चलो, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर आएगा, जो कि यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर आएगा जो कि स्टेट डिसाइड करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, कंटेन्स 2 सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, मतलब दोनों मिलकर के इस पर फैसला कर सकते हैं। चलो, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से पैसा लेकर के आएगी। भाई कोई भी सरकार चलानी है, किसी भी काम करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, पूंजी की आवश्यकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो कैसे सरकार जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उसका है वो फुलफिल करेगी, अपना कैसे पैसा कमाएगी, ठीक है, थ्रू टैक्सेस एंड ऑल। So under federalism, the state governments are not merely the representatives of the central government, but also they have powers or laws which they derive from the constitution. तो फेडरलिज्म के अंडर में आप लोग इतना समझो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो कह देगी वो स्टेट गवर्नमेंट मान के अपना काम करने लगेगी। कोई अथॉरिटी नहीं है सेंट्रल का स्टेट्स पर, दोनों को मिलकर के आपस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। अब कुछ पावर्स किसके हैंड्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ पावर्स जो है वो स्टेट के हैंड्स में है। तो इस तरीके से दोनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा। अब आ जाइए, तो पहला हो गया आपका फीचर फेडरलिज्म, सेकंड आपका हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है, द सेकंड की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोथ एट द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये सेंटर के लेवल पर भी है और स्टेट के लेवल पर भी है, ठीक है। अनलाइक USA, which has a presidential form of government and where the president has the supreme authority to rule the nation,
इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। देखिए, दो तरीके का गवर्नमेंट का हेड होता है, एक हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में हम बात करेंगे और उन्हीं के एग्जाम्पल से हम लोग इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे। देखो, हमारा जो देश है वो क्या है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे देश का जो रियल हेड है, जो वास्तव में जो रूल करता है हमारे देश पे, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या जीता है, लोगों का भरोसा जीता है। कैसे जीता है, थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शंस। हम लोगों ने अपनी सरकार खुद चुनी है ना, थ्रू इलेक्शंस, थ्रू वोट्स। तो जो हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है, वो यहाँ पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। हम लोग प्रेसिडेंट भी हमारे देश में होते हैं और उनके कुछ अलग पावर्स हैं जो कि आप लोग कभी और पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। लेकिन अभी आप इतना समझो कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश में, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। और जो वास्तव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके हैंड्स में है, प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में है। और वो क्यों है, क्योंकि हमने उनको चुना है, वो हमसे चुन करके आए हैं, तो इसलिए उनके हाथों में पावर है। और यूएसए की अगर हम बात करते हैं, वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वहाँ पे कौन क्या है बच्चों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनके हाथों में सत्ता है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, उसी तरीके से वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। ठीक है, तो यूएसए और इंडिया में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों ने एक डिफरेंस क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया। Furthermore, the Indian Constitution guarantees universal adult suffrage to all citizens. What this means is that all citizens of the country, irrespective of caste, color, race, gender, etc., can elect their own representatives during elections. This is not all. चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब ये क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत हमारे देश में हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल का है या उससे ऊपर का एज का है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन इलेक्शंस। ठीक है, तो वो उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि ही इज़ एलिजिबल टू एलेक्ट हिज ओन रिप्रेजेंटेटिव। जो व्यक्ति 18 साल का है या फिर 18 साल से ज़्यादा का है एज में, वो अपना कैंडिडेट, अपना जो सरकार है वो चुनने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो फ्री है अपनी सरकार को चुनने के लिए। थ्रू इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस कैन कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस। ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड आर सपोज टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। तो भाई, जब हम लोगों ने सरकार चुन ली, तो जो सरकार आई सत्ता में, अब उनका क्या काम है कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम करें। एवरी एलिजिबल इंडियन सिटीजन कैन वोट हिज हर ओन रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इलेक्शंस। आप लोग देख रहे हो, इलेक्शन कार्ड लेकर के ये लोग इलेक्शन देने का। अब आ जाओ, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल had already prepared the citizens for universal adult suffrage. They also felt that this in turn would help in encouraging a democratic mindset among the masses, and they would break free from the clutches of the traditional caste, class and gender differences. They would rise above all types of differences. तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने ये बात अच्छी तरीके से समझ ली थी कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लागू करना पड़ेगा, कि यहाँ पे लोगों को अपने पावर के बारे में पता होना चाहिए कि उन्हीं के हिसाब से काम होगा, वो जो सरकार को चुन करके लाएंगे वही आएगी सत्ता में। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कास्ट और क्लास और ये जो जेंडर डिफरेंसेस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, इन सब से ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता थी उस दौरान, और अभी भी है कि अभी भी हमारे देश से पूरी तरीके से नहीं गया है, डिस्पाइट कि इतना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इतने सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन हाँ, उस टाइम से और इस टाइम में तो बहुत ही डिफरेंस है, ये तो बहुत सही है कंडीशन। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचने की उस टाइम पे उसको प्रायोरिटी देना था। चलो, डिड यू नो में आ जाओ। द सपोर्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लेम दैट द प्रेसिडेंट कैन रिस्पॉन्ड more quickly to urgent situations than the prime minister in the parliamentary form of government, since she does not need to have the support of the legislature when taking action. तो यहाँ पे एक मज़ेदार बात जानो। मज़ेदार क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोई हंसी खेल नहीं चल रहा है, क्या मज़ा हो रहा है, ये बहुत ही सीरियस बात है। देखो,
सपोर्टर्स, जो लोग सपोर्ट करते हैं क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो ये क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी कोई अर्जेंट सिचुएशन अगर अराइज कर जाती है देश में तो प्रेसिडेंट जो है वो जल्दी से डिसीजन ले पाता है दैन प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और उसको सपोर्ट चाहिए अपने लेजिस्लेचर का, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो उसके अंतर्धीन जो मंत्रीगण हैं, उनके भी विचारों को जानने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन ले सकते हैं। वेयर एज इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक जल्दी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब ये एक ड्रॉबैक समझ लो तुम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और ये क्या हो गया, ये एक क्रॉस हो गया आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। चलो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स पे आ जाओ। You have studied that the constitution of our country makes a clear demarcation between the powers of the central government and the state governments. Apart from this, another important feature of the Indian constitution is that the roles that are supposed to be played by the three organs of the state, namely executive, legislature and judiciary, have been clearly stated. The legislative wing of the state frames laws for the entire country. तो आपको पता है बच्चों, जो हमारा हमारा गवर्नमेंट है वो उसके 3 ऑर्गन्स हैं, 3 विंग्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स और लॉज को फ्रेम करती है, ठीक है। लेजिस्लेचर किस चीज़ का बना हुआ है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स द लॉज ऑफ द लैंड, और एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट करती है लॉज को, जब लॉज बन गए तो उसको एग्जीक्यूट करेगी। और जुडिशरी क्या काम करती है, जो हमारे जजेस हैं उनका काम क्या है, जो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये दोनों सही काम कर रही है कि नहीं, इसको देखती है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही काम कर रही है कि नहीं, जुडिशरी इसको देखती है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें इंटरवीन भी करती है, उसमें बीच में जाके बोलती भी है। जुडिशरी इज एसेंशियली द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री, कोर्ट्स का ही सिस्टम आप जुडिशरी उसको आप जानते हो। 3 ऑर्गन्स के अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है, और हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग पावर भी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और हर एक ऑर्गन को अलग अलग जो पावर दिया गया है उसको मिनिमल किया गया है ताकि मिस यूज़ ऑफ पावर ना करें। भाई एग्जीक्यूटिव अपने मन की ना चलाने लगे, लेजिस्लेचर्स अपने मन की ना चलाने लगे, या फिर जुडिशरी भी अपने मन की ना चलाने लगे। तो इसलिए जो है पावर को बहुत ही मिनिमाइज़ करके दिया गया है। और हमारे जो विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसका कुछ ये सिस्टम है कि आपस में ये सब ऐसे इंटरलिंक्ड हैं, ये तीनों विंग, कि आपस में बैलेंस ऑफ पावर बनता है, और आपस में ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये तीनों क्या कर पाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, ठीक है। और आपस में एक दूसरे को ये देखते रहते हैं, तो जो हमारी सरकार है और जो हमारा सोसाइटी है वो अच्छे से चल पाता है। डिड यू नो आर्टिकल 12-35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आर्टिकल जो 12 से लेकर के 35 है भारत के संविधान में, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की, कि वाकई में फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। और 14 से लेकर के 18 तक में क्या क्या दिखाया गया आपको, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, कि मतलब बराबरी का अधिकार। चलो तो अब बच्चों इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन को। अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें आप पढ़ोगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सेक्युलर नेचर ऑफ अ स्टेट। तो इसके साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो पाएगा इन द पार्ट 4। ओके, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।